जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने आरएसएस की कार्यशैली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें प्रमुख थी कि सबसे पहला तो भारत माता के हाथ में तिरंगा ध्वज न होकर भगवा ध्वज का होना, दूसरा सैनिकों का हिंदूकरण करना और हिंदुओं का सैन्यकरण करना, और तीसरा सभी जो चीज़ें थी, आदेश जो थे वो संस्कृत में दिए जाते थे, और चौथा किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है दूसरे धर्मों, खासकर मुस्लिम धर्म के प्रति आरएसएस में। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। टॉपिक 13, ढीली खाकी निकर, सफेद शर्ट, फौजी मोजे। शाखा के मुख्य शिक्षक के लिए अनिवार्य था कि वे निर्धारित पोशाक, जिसे गणवेश कहा जाता है, पहनकर आए। मैंने भी घर वालों से पैसे लेकर काली टोपी, ढीली खाकी निकर, चमड़े की बेल्ट, भूरे मोजे और काले जूते तथा कान के बराबर एक लकड़ी, जिसे दंड कहा जाता है, खरीदा। सफेद कमीज तो थी ही, इसलिए खरीदनी नहीं पड़ी। मैं अब गणवेश पहनकर रोज शाखा स्थल पर जाने लगा था। आखिर मुख्य शिक्षक जो ठहरा। मेरा परिवार कभी भी जनसंघीय आरएसएस की विचारधारा का नहीं था। दादाजी से लेकर पिताजी तक इन लोगों के विरोधी ही रहे। एक मैं अपवाद स्वरूप इनके साथ लग गया। जब पहले सिर्फ खेलने जाता था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब जब मैं पूरी ड्रेस पहनकर रोज रोज शाखा में जाने लगा तो पिताजी ने टोकना शुरू किया। बोले, ये लोग कभी हमारे सगे नहीं हुए और ना ही होंगे, इसमें नहीं जाना। लेकिन मुझ पर तो देशभक्ति का ऐसा जुनून चढ़ा हुआ था कि कोई भी थोड़ा भी संघ की शाखा के विरोध में बोलता तो मैं मुझे देशद्रोही लगने लगता। मेरे से बड़े भाई मेरी ढीली निक्कर का बहुत मजाक उड़ाते थे, पर मैं सह लेता था। टॉपिक 14, भगवा ही है गुरु हमारा। और ये भगवा क्या है, ये अब इसमें दिया हुआ है, और साथ साथ कुछ चीजें हैं जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, जिसे मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती चलूंगी। उन दिनों संस्कृत सीखने और याद करने की मैं हर तरीके से कोशिश करता था। कई श्लोक मुझे कंठस्थ थे जिन्हें मैं धारा प्रभाव बोल सकता था। मुझे पंचांग देखने का भी नया नया शौक लग गया था। भगवत गीता और सुंदर कांड तथा हनुमान चालीसा तो दिनचर्या का अंग ही बन गई थी। शाखा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धियो अहम की प्रार्थना की जाती थी। तब तक हमारी शाखा को भगवा झंडा अर्थात ध्वज नहीं मिला था, इसलिए हम लोग एक गोल घेरा बनाकर उसके मध्य में एक बिंदु लगा लेते थे और कल्पना करते थे कि उस स्थान पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। उसी की छत्र छाया में हम माता की स्तुति करते थे, भारत माता की स्तुति करते थे। हमें बताया गया था कि मनुष्यों के मन में तो विकार आ जाते हैं, मगर निष्कलंक और वैराग्य के प्रतीक भगवा ध्वज में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं आ सकता। इसीलिए संघ यानी कि आरएसएस ने उसे अपना गुरु माना है। मनुष्य के मन में विकार आ जाते हैं, उसी विकार के चलते शायद देवदासी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जो थी, ये सारी चीजें प्रथाएं चली थी इन्हीं विकारों के चलते। और जिस भगवा ध्वज को स्टैब्लिश करने के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, वो कैसे निष्कलंक हो गया? ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में लगातार आ रहे हैं इन आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें बताया गया था कि यज्ञ की आहुति से निकलने वाली अग्नि ज्वाला के रंग का भगवा ध्वज त्याग का प्रतीक है। संघ व्यक्तिनिष्ठ में विश्वास नहीं करता, वह तो तत्वनिष्ठ है। इसलिए गुरु के पद पर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि निर्मल व शुद्ध आदर्शों का प्रतीक भगवा ध्वज ही हमारा गुरु है। और संघ की समस्त शाखाओं में उसी को फहराकर प्रार्थना की जाती है। तो देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने प्रतीकों से भी राजनीति करना सीख लिया है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा होगी तो देर सवेर उस व्यक्ति का खात्मा होगा ही, वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। लेकिन ये जो भगवा ध्वज है वो एक ऐसा प्रतीक है जो कभी मिट नहीं सकता। एक झंडा खराब होगा, आप उसकी जगह दूसरा झंडा लगा सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने बहुत सोच समझकर प्रतीकों को रखा है चीजों की जगह। गांव में शाखा लगते हुए 6 माह हो चुके थे। विजयदशमी का पर्व आ गया था। प्रचारक जी ने हमारी शाखा को ध्वज प्रदान करने की घोषणा कर दी थी। हम खुशी से झूम उठे, हमें हमारा गुरु मिल गया था। अब हम निर्गुणे नहीं रहे। एक बड़े लोहे की छड़, सरिया, स्टैंड और सूती कपड़े का भगवा झंडा हमें मिल गया था। तो यहाँ पर सूती कपड़े का भगवा झंडा को मैं खास तौर से कोट करना चाहूंगी। संविधान में भी जो है
वो तिरंगे के लिए भी यही प्रावधान है कि तिरंगा सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े का ही लगाया जा सकता है। लेकिन हर घर तिरंगा करने के चक्कर में मोदी सरकार ने पॉलिएस्टर तक के बड़े बड़े झंडे जो हैं कई जगहों पर लगा दिए हैं। वो शायद कभी भी इनसे यदि बोला जाए कि भगवा ध्वज को पॉलिएस्टर का बना दो और लगा दो, तो शायद ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके प्रति इनकी आस्था है। और तिरंगे के लिए ये किसी भी तरह के कपड़े का चुनाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है, इनके मन में कोई सम्मान नहीं है तिरंगे को लेकर। इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह बड़े बड़े झंडे जो हैं वो सूती कपड़े के ना होकर पॉलिएस्टर के हैं। मैंने पहली बार अपने जीवन में पहली गुरु दक्षिणा दी। संघ एक आत्मनिर्भर स्वदेशी संगठन है। उसके दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन पर होने वाले खर्च को इकट्ठा करने के लिए हर साल व्यास पूर्णिमा के मौके पर हर स्वयंसेवक को अपनी श्रद्धा अनुसार राशि लिफाफे में रखकर भगवा ध्वज को भेंट करनी होती है। इसी को गुरु दक्षिणा कहा जाता है। हमें प्रचारक जी ने बताया कि संघ गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई धन अपने खर्च के लिए स्वीकार नहीं करता। तो सब कुछ जो है वो व्यक्ति के प्रति नहीं है। हालांकि इन सब चीजों का इस्तेमाल झंडा नहीं कर सकता कोई भी, इसका इस्तेमाल, इस गुरु दक्षिणा का इस्तेमाल कोई मनुष्य ही करेगा। लेकिन प्रतीकों से किस तरह ये लोग खेलते हैं, ये सीखने की चीज है। मेरा सवाल करने वाला मन यहां भी चुप नहीं रह सकता। मैंने पूछ ही लिया कि कोई वस्तु यानी कि एक झंडा कैसे हमारे गुरु की भांति मार्गदर्शन करेगी। तहसील के सेवा प्रमुख ने मुझे हंसते हुए एक वैदिक ऋषि का उदाहरण दिया कि उन्होंने पेड़ पौधे, नदियों, कुत्ते और बिल्ली जैसे 24 सजीव एवं निर्जीव पदार्थों एवं जीव जंतुओं को अपना गुरु माना था। हमारी हिंदू संस्कृति तो इतनी उदार, उदात्त और विशाल रही है, फिर हम भगवा ध्वज को क्यों नहीं गुरु मान सकते? मेरी शंका का समाधान हो चुका था। संघ के सब लोगों के पास प्राचीन समय के उदाहरण और तैयार जवाब होते हैं। तैयार जवाब से शायद ये मतलब होता होगा कि इस तरह के सवाल जब कोई पूछे तो उसके क्या जवाब होने चाहिए वो उन्हें शुरू पहले से ही पता होते हैं कि यदि कोई इस तरह का सवाल करेगा तो इस तरह का जवाब देना है। इसलिए शायद यहाँ पर तैयार जवाब की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। उस दिन के बाद से मैंने भगवा झंडे को अपना गुरु और शाखा के झंडे को अपना साथी मान लिया। मेरी स्वयं सेवक के रूप में शेष यात्रा इसी तरह के जवाबों, तर्कों और कुतर्कों को सुनते हुए ही चली। आरएसएस में संशय नहीं, श्रद्धा का बड़ा महत्व है, ये मुझे पता चल गया था। एक बार मैंने एक प्रचारक महोदय से पूछा कि भारत में तो हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, फिर असुरक्षित कैसे हैं? दरअसल मेरी समस्या ये थी कि मैं जिस गांव का निवासी हूं वहां आज तक कोई भी विद इन ब्रैकेट एक भी मुस्लिम या अन्य धर्मावलंबी रहते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो नमाज या अजान की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं इस धर्म के लोगों को बड़ी मुश्किल से दुश्मन के रूप में देख पा रहा था। इसलिए पूछ लिया सवाल। जवाब मिला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक ने कहा है कि आम हिंदू शांति प्रिय कायर होता है, जबकि आम मुस्लिम उपद्रवी गुंडा। इनका भरोसा नहीं, कब विश्वासघात कर दें। इसलिए ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी हम हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित हैं। उस दिन से मुझे यकीन आने लगा कि वाकई ये दूसरे धर्मों के लोग हम हिंदुओं के लिए खतरा हैं। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं कोट करना चाहूंगी वो ये कि जब भी हम गांधी का नाम लेते हैं तो हम उसको कांग्रेस से जाकर जोड़ देते हैं, आज की मौजूदा कांग्रेस से। और यहाँ पर जब भी गांधी का नाम लिया है तो वो आज़ादी से पहले वाली कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में लिया है। और गांधी की जो विचारधारा थी वो आज की कांग्रेस से बहुत दूर और हिंदुत्व के बहुत करीब रही है। उनकी सारी जो फिलॉसफी थी वो हिंदुत्व को स्टैब्लिश करने की थी। ये बात जो है वो समझने की है। बहुत से लोग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं और आज की मौजूदा कांग्रेस सरकार के ऊपर उसको रख कर सोचने लगते हैं, जबकि बात हो रही है आजादी से पहले वाले गांधी की विचारधारा की। उस वक्त वो किस विचारधारा को नर्चर कर रहे थे ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने सोचने समझने के दायरे को थोड़ा बड़ा करिए और चीजों को टोटलिटी में देखने की आदत डालिए। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस सब एक बराबर हैं। एक बराबर कैसे हैं? एक बराबर होते तो सरकार आज जिन सरकारी संस्थानों को बेच रही है वो सभी कांग्रेस के खड़े किए हुए हैं। इस मंच से मैं कोई कांग्रेस का गुणगान नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है। मेरे फादर ने जो पढ़ाई करी वो सरकारी स्कूल में करी और वो सरकारी स्कूल जो थे कांग्रेस
की सरकार ने खड़े किए थे, उसी से पढ़कर वो ऑफिसर ग्रेड तक, हाई रैंक तक पहुंचे। तो दोनों में फर्क है। कांग्रेस क्लीन चिट उसको आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक तराजू में रखकर भी भाजपा और कांग्रेस को आप नहीं तोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने सोचने समझने के दायरे को थोड़ा बड़ा कीजिए और चीजों को टोटलिटी में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की आदत डालिए, तो ही ये सब चीजें आपको ठीक से समझ आ पाएंगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा? यदि आपके मन में कोई भी शंका हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, आप आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसलिए एपिसोड बहुत छोटा ही बनाया है मैंने, लेकिन फिर भी आपकी हर शंका का समाधान मैं ज़रूर करूँगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।